टॉपिक बहुत सिंपल सा है ये कि हाउ टू प्रिवेंट, प्रिवेंशन मेथड्स क्या होते हैं कोरोजन के। देखो बैरियर में क्या होता है, आपको मान लो अगर आयरन के सरफेस को बचाना है रस्टिंग होने से, तो आयरन के सरफेस के ऊपर एक लेयर लगाते हैं हम ऑयल की। पढ़ते थे बचपन में, पढ़ते थे ये। पहला तरीका क्या होता है हमारा, बेसिक बाय पेंटिंग, सेकंड बाय ऑयलिंग या ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग या लुब्रिकेटिंग। जैसे आप अपनी साइकिल की चेन के ऊपर लुब्रिकेट लगवाते हो, ग्रीस लगवाते हो, उस ग्रीस का फायदा क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस कर देगा प्लस जंग लेंस बचाएगा। वो अपनी स्कूटी की साइकिल की चेन के ऊपर ग्रीसिंग करवाते हैं, ग्रीसिंग या लुब्रिकेंट एक ही बात है। तो ग्रीसिंग या लुब्रिकेंट से क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है प्लस रस्टिंग का रेट कम हो जाएगा। जानते हो सभी। और तरीका बाय नॉन कोरोडिंग, बाय अप्लाइंग लेयर ऑफ नॉन कोरोडिंग मेटल्स, कि आप आयरन के सरफेस के ऊपर ऐसा कुछ लेयर लगा दो जो खुद नॉन कोरोड हो। जैसे एल्यूमिनियम होती है, सबको पता होगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एयर टू मेक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है, पता है ये, इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। कभी नाम सुना होगा 10th के अंदर आपने, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का मतलब होता है एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की फॉर्मेशन। और वो ऑक्साइड क्या करता है बेटा, वो आयरन की तरह घटिया क्वालिटी का नहीं होता। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड बनता है Al2O3, ये काफी टफ होता है, काफी रेजिस्टिंग होता है, नॉट लाइक द ब्राउन लेयर ऑफ द आयरन। अगर आप लोहे का पीस लो, लोहे के ऊपर अगर लग जाए मान लो रस्ट, तो क्या वो बचाता है या नुकसान करता है। यहां पर एक लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड की Fe2O3, जो ब्राउन रंग का होता है रस्ट। क्या उसकी स्ट्रेंथ होती है क्या ब्राउन कलर की। जो लोहे के सरफेस के ऊपर जंग लगता है ब्राउन रंग का, उसकी कोई स्ट्रेंथ होती है या वीकनेस होती है। वीकनेस होती है ना, वो तो ऐसे भुरता रहता है, वो तो इतना लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है कि वो अपने आप ही ब्रेक हो जाती है लेयर। तो उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है मेटल की, या बढ़ती है, कम होती है। तो आयरन के सरफेस पे आयरन ऑक्साइड का बनना वो नुकसानदायक है, लेकिन एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर Al2O3 बनना ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये लेयर क्या होती है, काफी टफ होती है, काफी रेजिस्टिंग होती है, फर्दर कोरोड नहीं होने देती। तो आयरन के सरफेस के ऊपर आप एल्यूमिनियम लगा दो या कोई और नॉन कोरोडिंग एलिमेंट लगा दो, आप टिन वगैरह, क्रोमियम वगैरह। जैसे टिफिन पे होती है टिन प्लेटिंग, नाम सुना होगा टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग, या सुना होगा आपने क्रोमियम प्लेटिंग, सुना हुआ है। हाँ, ये बेसिकली टैप्स पे होती है। आप मार्केट में टैप लेके आते हो, टैप हर क्वालिटी की आती है। एक टैप लेके आओ मार्केट से, वो टैप आपको 2000 रुपए की मिलेगी और वही टैप 200 की मिलेगी। तो जो टैप एल्यूमिनियम की कोटिंग या फिर उसके मान लो टिन की कोटिंग है मान लो अगर, तो वो सस्ती मिलती है अपने को। अंदर आयरन होगा, बाहर एक कोटिंग होगी, जैसे किसी गवर्नमेंट स्कूल में लगी होगी या किसी धर्मशाला में देखी हो आपने। अच्छे हैं क्या, अच्छा ठीक। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर आती है जो क्या करती है, फर्दर उसको जंग लगने से बचाती है। ऐसी लोहे के सरफेस के ऊपर आप क्या करना, ऐसी एक प्लेटिंग कर देना टिन या क्रोमियम की, जिससे वो जंग नहीं लगेगा उसके ऊपर। बात समझ रहे हो। अब लगेगी वो स्टील जैसी बढ़िया क्वालिटी लगेगी आपको, बट होगी एक्चुअल में वो लोहे की। अंदर आयरन होगा, उस टैप के ऊपर एक लेयर होगी बस टिन या क्रोमियम की। या आपने टिफिन देखे होंगे, ये वाले टिफिन आते हैं जो ये वाले देखे हैं, जब तुम लेबर करने जाओगे तो तुम लेके जाओगे अपना सारा सामान वगैरह इसमें। जब तुम मान लो 4-5 लोग इकट्ठे जा रहे हो मजदूरी करने के लिए, और उसमें 5-6 टिफिन होते हैं नीचे लंबे सारे, ऊपर एक हैंडल होता है, तो वो लेके तुम जा रहे हो, अगर समझ रहे हो। स्कूल में कोई लेके जाता है ये वाले, स्कूल में तो सिंपल लेके जाते हैं ना, प्लास्टिक या उसके टिफिन नहीं लेके जाते। बड़े लोग हो क्या, छोटे लोग हो इसलिए, वेरी गुड। तो ये वाले टिफिन आते हैं, इसमें 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, लंबा सारा टिफिन होता है। उसमें 4-5 लोगों का खाना होता है इकट्ठा। जब लेंटर रहता है ना यहाँ पर ऊपर छत पे, तो वो इकट्ठे आते हैं 10 जने, तो 10 जनों में से 5 जनों का खाना उसी में होता है। 6-7 बॉक्स होते हैं। नमस्ते। तो उसमें वो जो टिफिन है, उस टिफिन के ऊपर एक कोटिंग होती है, उसको बोलते हैं टिन कोटिंग। तो वो टिन और क्रोमियम कोटिंग होती है, वो सस्ता आता है काफी। उसी के अंदर अगर स्टील का लोगे तो महंगा आएगा। तो वही कह रहा हूँ कि चीज मार्केट में आपको चीजें बहुत सारी मिलती हैं, क्वालिटी अलग होती है उसके अंदर। केशव बेटा सामने देख लो,
और तरीका बताओ क्या होता है? बाय अप्लाइंग लेयर ऑफ फॉस्फेट which prevent the metal from action of chemicals. तो एक तरीका ये होता है कोरोजन से बचने का, पेंटिंग, ऑयलिंग, नॉन कोरोडिंग एलिमेंट्स या फॉस्फेट की लेयर लगाना। फॉस्फेट भी क्या करता है? सराउंडिंग केमिकल से बचाता है अपने को, मेटल्स को, सॉरी। क्लियर है? ऐसे नेक्स्ट आता है एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। हेडिंग लिखो कैथोडिक प्रोटेक्शन, इसमें लिखो द आयरन ऑब्जेक्ट टू बी protected from corrosion, to be protected from corrosion is connected to a more active metal, connected to more active metal through a wire, full stop. Iron object act as cathode, and protecting metal act as anode. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आयरन ऑब्जेक्ट एक्ट एज कैथोड एंड प्रोटेक्टिंग मेटल act as anode. Full stop. Anode is gradually used up due to oxidation of metal. Anode is gradually used up due to oxidation of metal. Full stop. ये मेरे पास एक पाइप है आयरन का, दिस इज आयरन पाइप। मौसम यहां देख लो प्लीज, अंडरग्राउंड आयरन पाइप। किसी अंडरग्राउंड आयरन पाइप को बचाना है आपने जंग लगने से, तो उस आयरन पाइप के साथ लगा देना एक आयरन से मोर रिएक्टिव कोई भी एलिमेंट। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, उस सीरीज में मोर रिएक्टिव कौन होता है? इस सीरीज में नहीं, ज्यादा रिएक्टिव मत लो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, तो आयरन से मोर रिएक्टिव जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कुछ भी ले लो आप। ये बहुत रिएक्टिव है, ये मत लेना, ये वैसे बहुत रिएक्टिव है, तो इनमें से कोई भी ले लो, आप मर्जी है। तो आयरन से मोर रिएक्टिव मेंबर कोई भी लिया, मान लो मैंने मैग्नीशियम लिया, तो मैंने यहां पर एक मैग्नीशियम का पीस लगा दिया, ए पीस ऑफ मैग्नीशियम। मैंने इस लोहे के पाइप के साथ लगा दिया एक मैग्नीशियम पीस। जब भी किसी अंडरग्राउंड पाइप को अगर आप खुला छोड़ दोगे ना, तो वो तो जंग लग जाएगा ना उसके ऊपर, तो बीच में एक पीस आ जाते हैं जमीन के अंदर, और एक सिंपल एक वायर जोड़ देते हैं। ये वायर जोड़ दी मैंने, ओके। इसका फायदा क्या रहेगा? दोनों में से टेंडेंसी एक की होगी लूज करने की और एक की गेन करने की। जब भी यहां पर जो बीच में मॉइस्ट सॉइल होगी, यहां पर आसपास होगी मॉइस्ट सॉइल, मिट्टी होगी, उस मिट्टी के अंदर क्या होंगे? जो आयंस होंगे, दे सर्व एज इलेक्ट्रोलाइट। आयन सर्व एज इलेक्ट्रोलाइट। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद ये पता होना चाहिए कि जो भी रिएक्शन चल रही है ना, वो रिडॉक्स चल रही है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, एक गेन कर रहा होगा। मैंने कोरोजन की कहानी बताई थी आपको पीछे भी अभी, उससे पहले सेल की कहानी बताई कि कहीं ना कहीं दो चीजें होंगी, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक गेन करेगा, तभी वहां पर कुछ प्रोसेस चल रहा होगा। यहां पर मैंने मैग्नीशियम लगा दिया, अब दोनों में से इजिली गेन कौन लूज कौन करेगा? मैग्नीशियम या आयरन? मैग्नीशियम या आयरन? मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम है,
इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन है? ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव। तो दोनों में से जो मोर रिएक्टिव है वो मैग्नीशियम है, ये एक्ट करेगा एज एनोड। मोर रिएक्टिव वाला एक्ट करेगा एनोड की तरह, लेस रिएक्टिव वाला एक्ट करेगा एज कैथोड। और बीच में जो मिट्टी होगी और पानी वानी होगा, जो बीच में मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर होगा H2O, और कुछ सोल्ट्स होंगे मिट्टी के अंदर, वो सर्व करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट। तो जब सेल रिएक्शन चलेगी तो क्या होगा? एट एनोड, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और क्या बना देगा? Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मिट्टी में बेटा O2 तो होती है, पता होगा शायद सबको। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वॉइड होते हैं, पढ़ा होगा बायो में आपने। हाउ रूट्स अंडरगो रेस्पिरेशन। प्लांट्स के अंदर रूट्स अलग रेस्पिरेशन करती हैं, स्टेम अलग करती है और पत्ते अलग जगह करते हैं। लीव्स के अंदर होता है स्टोमेटा से, स्टेम्स के अंदर लेंटिसेल से, पता होगा। इतनी बायो आती है मेरे को। रूट्स में बताना कैसे होता है? वेरी गुड। रूट हेयर्स के थ्रू डिफ्यूजन के रास्ते, पता है बात सबको। तो रूट्स के अंदर, हेलो एक मिनट पीयूष, तो रूट्स के अंदर O2 तो प्रेजेंट है, मिट्टी के अंदर O2 तो होती है, होती होगी O2 पलक? होती है, वेरी गुड। तो मिट्टी में O2 तो होगी, पानी भी होगा। तो H2O प्लस O2 क्या करेगा? O2 प्लस H2O विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म OH आयन। बैलेंस कर लेना इसको। तो कैथोड पे ये प्रोसेस चल रहा होगा, एनोड पे ये प्रोसेस चल रहा होगा। तो क्या आयरन को जंग लगेगा? बेटा हमने आयरन का क्या बचाना है? ऑक्सीडेशन। अगर हम ये नहीं पी सकेंगे ना, छोटा सा एक पीस नहीं रखेंगे अगर हम मिट्टी के अंदर, तो आयरन के पाइप पे जंग लग जाएगा थोड़े टाइम में। जंग लगने के कारण आयरन का पीस हमारा खराब हो जाएगा, कुछ सालों के बाद लीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जंग क्या होता है? एक ब्राउन लेयर होती है कमजोर सी, धीरे धीरे वो लेयर उतरती रहेगी, यहां से उतरती रहेगी, एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, और छेद हो जाएंगे, वहां लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। तो आयरन को जंग ना लगे इसलिए आयरन के साथ एक मेटल रख देते हैं हम, काफी लंबे टाइम तक ये मेटल अपना काम करता रहेगा। तो आयरन के साथ रखा गया ये मेटल, एक छोटा सा पीस रख दिया मेटल का, वो क्या करेगा? खुद का करेगा ऑक्सीडेशन, साथ वाले का करेगा रिडक्शन। तो आयरन का हमें बचाना क्या था? हम चाहते थे कि आयरन कहीं ना कहीं जिंदगी में ये काम ना कर ले, जिंदगी में ये नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आयरन ऑक्सीडाइज होकर ये बनाता है, पता सभी को, रस्ट। कल पढ़ रहे थे रस्ट फॉर्मेशन। तो आयरन ने ऑक्सीजन को लेकर अगर ऑक्सीडाइज कर लिया ना तो रस्ट लग जाएगा। मुझे रस्ट लगने से बचाना है, तो आयरन का मुझे बचाना क्या है? ऑक्सीडेशन बचाना है। टास्क क्या है मेरा? कि आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। तो आयरन ऑक्सीडाइज कब नहीं होगा? जब आयरन से मोर रिएक्टिव पड़ा होगा साथ में। तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसका लॉस तो नहीं हुआ ना। अगर आयरन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए बेटा, तो आयरन आ जाएगा +2 स्टेट में या +3 स्टेट में, इससे रेस्ट लगेगा। बात समझ रहे हो? तो एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कुछ महीनों बाद मैग्नीशियम खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सारा मैग्नीशियम खत्म हो जाएगा सेक्शन के दौरान, कुछ सालों के अंदर। और राइट वाला जो मेटल है वो बच जाएगा हमारा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा फिर सालों बाद। बात समझ रहे हो? इसको बोलते हैं, एक और नाम है इसका, वैसे तो हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल वाला टॉपिक है, अभी हेडिंग 3 आएगी हमारी आगे, उसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल, सैक्रिफाइस क्या होता है? एक वर्ड आएगा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। वैसे वो अलग तरीका है, लेकिन इसको भी वैसे हम जनरली बोल सकते हैं कि ये सैक्रिफिशियल है। सैक्रिफाइस का मतलब किसी और को बचाने के लिए, उसकी जिंदगी को बड़ा करने के लिए खुद की जिंदगी को दाव पे लगा देना। यही टीचर करते हैं, तुम्हारी जिंदगी को बड़ा करने के लिए टीचर्स खुद का बलिदान कर देते हैं, होता है ऐसा। तो ये लोहे का जो पाइप है, ये इस लोहे के पाइप को बचाने के लिए इसने सैक्रिफाइस कर दिया, सो वी कैन कॉल इट सैक्रिफिशियल। वैसे सैक्रिफिशियल टाइप अलग दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट साथ ये बोला हुआ कि इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सैक्रिफिशियल। और ये नाम क्यों बोला इसको आप बताओ सिमरप्रीत? ये नाम क्यों दिया, इतना गंदा सा नाम? जब ये नाम दिया था इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन क्यों बोला? क्योंकि कैथोड का प्रोटेक्शन हुआ, कैथोड का हुआ ना। इसमें आयरन बिहेव एज कैथोड, ये बिहेव कर रहा है एज ए कैथोड, और मैग्नीशियम पीस एक्ट कर रहा है एज एनोड। तो बचा तो ये ना, तो कैथोड की प्रोटेक्शन हुई, सो वी कॉल इट कैथोडिक प्रोटेक्शन। याद रहेगा, सो वी कॉल इट कैथोडिक प्रोटेक्शन। और आप पोटेंशियल देखोगे तो इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल हायर होता है, इसलिए आसानी से करेगा ये ऑक्सीडेशन, इसलिए लॉस कर रहा है ये, साथ वाला गेन करेगा। नहीं नहीं, वैसे ये अंडरग्राउंड पाइप के लिए करते हैं। बाहर अगर नेचर में होगा तो वैसे ही हम आयरन की कोटिंग लगा देते हैं। वैसे तो जो बाहर पाइप होते हैं हमारे, अंडरग्राउंड पाइप पे जनरली साथ करते हैं ये चीज। वैसे तो वो भी आजकल तो ये सब बंद ही हो गया है। अभी जो नीचे फर्श थोड़ा ना, तो पुराने पाइप लोहे के थे सारे, और सब जंग लगे हुए थे बुरी तरह से। तो मैंने उससे पूछा उनसे, भाई साहब ये सब नहीं करते थे क्या? भाई कुछ हमने तो ये सुना है कि कुछ डालते हैं साथ में या कोटिंग होती है। बोले नहीं, पुराने जमाने में बोले ये, क्योंकि घर बहुत पुराना बना हुआ है, नीचे वाला 40-50 साल पुराना है,
तो बोले उस टाइम पर कुछ नहीं था, लोहे के पाइप डालते थे पाइप। अब वो नई पाइप डाल रहे हैं प्लास्टिक के, पीवीसी के। तब पीवीसी आती नहीं थी, अब वो डालेंगे, वो पीवीसी पाइप डालेंगे, उसमें कुछ चक्कर नहीं होता। प्लास्टिक वो पीवीसी पता है आपको, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पीवीसी पाइप डालते हैं आजकल। तो सारी पाइपलाइन है ना नीचे सारी वो बंद कर रखी है, मतलब निकाल दी सारी पाइप्स, अब सारी पीवीसी डलवा दी। तो तुम्हारे घरों में भी पुराने घर होंगे तो शायद लोहे के पाइप होंगे, जंग लगा हुआ उन पे। पानी का प्रेशर बहुत कम आता था इस कारण, क्योंकि जंग बाहर से भी लगा अंदर से भी लगा। हमारे घर में फिल्टर रोज खराब होता था, हर 3 महीने में फिल्टर खराब होते थे। उसका रीजन क्या था कि पाइप से गंदगी बहुत आ रही थी और प्रेशर भी कम आ रहा था, क्योंकि वो पार्टिकल साथ जंग वाले साथ आते थे, ब्लॉक करते थे उसको। और अब पानी का प्रेशर, अभी कल ही पाइप डली है, नहीं बिल्कुल बढ़िया प्रेशर आ रहा है, नहाने में मजा आता है। हेडिंग 3 लिखो, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल कवरिंग द, इसमें लिखो कवरिंग द आयरन सरफेस, कवरिंग द आयरन सरफेस विद अ लेयर ऑफ मेटल, विद अ लेयर ऑफ, रिपीट कर रहा हूं, कवरिंग द आयरन सरफेस विद अ लेयर ऑफ मेटल, ब्रैकेट में लिखो मोर रिएक्टिव, ब्रैकेट में लिखो आयरन सरफेस विद अ लेयर ऑफ मेटल, रिपीट कर रहा हूं, कवरिंग द आयरन सरफेस विद ए लेयर ऑफ मेटल, ब्रैकेट में लिखो मोर रिएक्टिव, ब्रैकेट क्लोज, देन आयरन, फुल स्टॉप। द मोर एक्टिव मेटल, द मोर एक्टिव मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, मोर एक्टिव मेटल lose electron in preference to iron, full stop, in preference to iron, full stop। एक नोट लिख लो, नोट लिखो एक, द प्रोसेस ऑफ, नोट लिखो, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन विद जिंक, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन विद जिंक मेटल, with layer of zinc metal, with layer of zinc metal is called galvanization। process of covering iron metal with a layer of zinc metal is called galvanization। सैक्रिफिशियल क्या होता है? फिर से वही सैक्रिफाइस करना। व्हाट इज सैक्रिफाइस? बलिदान। फिर से अब बलिदान कौन देगा? जिंक देगा। तो आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक लगा देते हैं, जिंक की एक लेयर लगा दी। जिंक की लेयर लगाने से क्या होगा? सभी को पता है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है, पता है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। तो आयरन से मोर रिएक्टिव जिंक है बेटा। तो जिंक की लेयर लगाने का फायदा क्या रहेगा कि जो लोहे के सरफेस पे बननी थी ना Fe2O3 वाली लेयर, वो नहीं बनेगी। अब जो जिंक की लेयर है वो क्या बना देगी? यहां पर एक जिंक की लेयर है बेटा। आयरन की लेयर बनाने का नुकसान क्या था बेटा? वो जो लेयर बनती है ना वो बहुत पतली सी होती है और नुकसान करती है। वो जो लोहे पे जंग लगता है वो इतना बता तो रहा हूं तुम्हें। अरे पानी के पाइप के अंदर पानी के बहाव से चल रही थी वो, और हमारे घरों में इतना नुकसान कर रही थी। रोज बाइक और फिल्टर बदलते थे रोज। हमारे फिल्टर के पोर्स में जाके फंस जाएंगे मेटल पार्टिकल, तो वो जल्दी फिल्टर खराब होगा हमारा। तो इतना नुकसान है रस्ट लगने का। इसका फायदा क्या है? ये लेयर जिंक की लगा दी हमने। जिंक क्या करेगा? इट मेक अ लेयर ऑफ जिंक कार्बोनेट डॉट जिंक हाइड्रोक्साइड। रस्टिंग होने के बाद जिंक की ये लेयर बन जाएगी। और ये लेयर भी क्या होती है? टफ होती है, काफी रेजिस्टिंग होती है। टफ होती है, हार्ड होती है, रेजिस्टिंग होती है। अरे चलो जंग लग जाए तो लग जाए, हमें क्या करना है? कम से कम जंग लगने का नुकसान तो ना हो हमारे मेटल का। तो वो मेटल का नुकसान नहीं, और भी कुछ नुकसान होगा आपका। बात समझते हो मेरी? लोहे की शीट लगाओगे, अगर वो मजबूत नहीं होगी तो जिस जगह लगा रखी है आपने तो मजबूती नहीं है उस जगह। फिर बात समझते हो? तो कहने का मतलब ये कि जनरली ये जो आयरन के ऊपर हमने ये कोटिंग लगा दी जिंक की, उसका फायदा क्या रहेगा? जो जिंक की ये रस्ट बनती है ना, जिंक में आफ्टर ऑक्सीडेशन इट मेक जिंक कार्बोनेट जिंक हाइड्रोक्साइड। और ये लेयर रेजिस्टिंग होती है, मतलब इट प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर कोरोजन। इट प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर कोरोजन। क्या आयरन में पॉसिबल है ये? अरे आयरन में ये चीज पॉसिबल नहीं है ना भाई। ऐसा तो होता है कि आयरन के ऊपर आज एक लेयर बन गई ऑक्साइड के ऊपर ऊपर,
और वो ऑक्साइड लेयर शायद टिकी रह जाए और बहुत मोटी हो, बहुत हार्ड हो, ऐसा तो नहीं होता ना, वो तो झड़ जाती है वहां से, वो लेयर ऊपर से झड़ जाएगी। लेकिन बाकी मेटल में क्या फायदा है, वो लेयर रिजिड रहती है, हार्ड रहती है। जैसे यहां मैं बोल रहा हूं ये जंग है, वैसे ये कोरोजन है बेटा, लेकिन ये कोरोजन फायदेमंद है हमारे लिए। जैसे मैं एल्यूमिनियम में बोल रहा हूं आपको कि एल्यूमिनियम में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर जो लेयर बनती है वो बढ़िया लेयर बनती है बेटा, लेयर बनने के बाद वो वहीं टिकी रहती है और बहुत रिजिड होती है, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है और फर्दर जंग नहीं लगने देगी। तो फायदा है ना वो उसका। तो एल्यूमिनियम पे जैसे वो फायदा था Al2O3 का, वैसे ही हमने आयरन के ऊपर एक कोटिंग लगा दी। नुकसान ये है बस इसका कि डल होती है ये भी, नुकसान तो ये है कि शाइनिंग खत्म हो जाएगी बस। लास्ट पॉइंट लिखो, यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन, इसमें लिखो these are alkaline phosphate, these are alkaline phosphate and alkaline chromate solutions, these are alkaline phosphate and alkaline chromate solution, chromate CHROMATE, chromate solution, these are alkaline phosphate, लिख लिया, and alkaline chromate solution, chromate, full stop. These solutions are used in car radiator, RADIATOR, car radiator to prevent rusting of iron parts, car radiator to prevent rusting of iron parts of engine, to prevent rusting of iron parts of engine, full stop. देखो एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, फॉस्फेट का मतलब जब आयरन में डालोगे फॉस्फेट तो ये बना लेगा, आयरन के ऊपर एक लेयर बना लेगा आयरन फॉस्फेट की, और ये जो लेयर होती है ये इनसोल्युबल होती है, तो पानी वानी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। जो हमारे गाड़ियों के अंदर इंजन होते हैं ना, उन इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं आयरन के बने होते हैं जो, तो वहां प्योर आयरन की बजाय आयरन के ऊपर एक लेयर लगा के फिर यूज करते हैं उसको, दिस इज आयरन फॉस्फेट लेयर। और आयरन फॉस्फेट क्या होता है, ये पानी का इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर, इनसोल्युबल होता है ये, ध्यान रहेगा। बहुत सिंपल तरीके हैं बचाने के यार। पेंटिंग आप पढ़ते आ रहे हो, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, कोई लेयर लगाना फॉस्फेट वगैरह की, इलेक्ट्रिक, ये सेम पॉइंट आ गया वाला, देखो बिल्कुल सेम, फोर्थ पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था, अंडरग्राउंड पाइप के लिए मैग्नीशियम लगाए थे साथ में। तीसरा था जिंक की लेयर लगाना आयरन के ऊपर, समझ गए, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगाना। और चौथा क्या है, आयरन के ऊपर फॉस्फेट या क्रोमेट की लेयर लगाना, यूज करते हैं इसको कार के रेडिएटर के अंदर। बस ये पढ़ना है इसमें आपने, क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से, अगर आएगा तो ये आएगा, बस ये पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चंस कर लें चैप्टर के, लिखो एक क्वेश्चन, करो सॉल्व, करना सॉल्व फटाफट। फॉर्मूला क्या होता है हमारा पता है, ई नोट सेल का, तुषार क्या आएगा आंसर, ई नोट राइट माइनस लेफ्ट, पढ़ा हुआ है। राइट में क्या होता है, कैथोड, और लेफ्ट में क्या होता है, एनोड। जानते हो फॉर्मूला, डी आर है, डी सी है, देखते हैं एक मिनट रुको। अब ई नोट राइट माइनस लेफ्ट लगाना, कैथोड माइनस एनोड, तो पहले वाले में कितना आएगा, पहले वाले के लिए आएगा, फर्स्ट वाले के लिए ई नोट सेल। उसने बोला कि कैथोड पे क्या लोगे, कौन सी कैथोड आप प्रेफर करोगे, मैक्सिमम वैल्यू किसमें आएगी। अगर मान लो कैथोड ये लूंगा तो 1.40, कैथोड 1.40, और एनोड का कितना है, ये रहा जिंक का, जिंक का गिवन है माइनस, ये रहा जिंक। देखो ये मेटल है और ये जिंक है, जिंक तो लेना आपने लेफ्ट में एनोड पे, और राइट में ये लेना कैथोड पे आपने, जानते हो ना। तो कैथोड का तो आ गया राइट वाला, मेटल का आ गया राइट वाला, राइट वाला ले लिया इसका, लेफ्ट में कौन है जिंक, तो लेफ्ट में लेंगे जिंक, बेटा वही तो राइट माइनस लेफ्ट है, राइट में लेंगे मेटल M और यहां लेंगे जिंक। तो जिंक का तो फिक्स है हमारा कितना, -0.7 से गिवन है, तो कितनी आएगी वैल्यू, 2.16। अगले वाले में निकालो, सेकंड वाले में कितना आएगा, सेकंड वाले में कितना आएगा, सेकंड वाले का 0.80, तो 0.80 माइनस, अरे कैथोड नोट्स हो, राइट लेफ्ट देख लो यार आप, ये लो बेटा, राइट में हमारे पास मेटल है और लेफ्ट में जिंक है, बस पुट कर लो, 0.8 माइनस 0.76 कितना आएगा, ये 1.56।
और तीसरा ई नोट सेल कितना आएगा थर्ड वाले का? थर्ड वाले में 0.77, 0.77 माइनस माइनस 0.76 कितना आ रहा है? 53। और चौथा कितना आ रहा है? 0. माइनस 0.44, ये कितना आ रहा है? 0.32। यहां तक कर लिया सबने? सबसे मैक्सिमम वोल्टेज तो ए में आ रही है, लेकिन ए आंसर नहीं है इसका। चारों मैक्सिमम कौन सी है? ए में आ रही है, बट फिर भी ए आंसर नहीं है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ो। उसने आगे बोला है ई नोट सेल, सी आएगा इसका आंसर। ई नोट सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अरे ई नोट सेल तो मैक्सिमम ए में आ गया, बट ए आंसर नहीं है फिर भी। उसने बोला ई नोट सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए। निकालिए ई नोट सेल, चारों निकाल लिए। चारों बड़ी वैल्यू कौन सी? ए वाली आ रही है, लेकिन फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूं, ये निकला 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 ट्रांसफर हुए, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आएगा? ये 3 के लिए है बेटा, ये वैल्यू 3 के लिए है। एक के लिए कितनी होगी? 2.16/3। अगले वाली वैल्यू कितनों के लिए है? अगले वाली वैल्यू है +1 से 0, एक के लिए, तो एक के लिए तो ये रहेगी 1.6/1। एक के लिए अगले वाली कितनों के लिए? 3 से 2 हुआ, तो एक चेंज हुआ 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो ये भी 1 के लिए है। ये भी किसके लिए? 1 के लिए। और ये वाली वैल्यू, ये वाली 2 के लिए है क्या? नहीं, ठीक है। अगली वैल्यू 2 प्लस से 0, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। अगले वाली वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 0.32/2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए बेटा? यहां पर ट्रांसफर हुए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर ट्रांसफर हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, यहां ट्रांसफर हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ट्रांसफर हुआ 3 इलेक्ट्रॉन। चेंज देखो ना, 3 से 0 हुआ तो 3 इलेक्ट्रॉन, 1 से 0 हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन, 3 से 2 हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, 2 से 0 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हुए। उसे डिवाइड करो आप, तो पर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना कितना आ गया? इसके लिए वैल्यू कितनी बन गई है? 0.7, ये आ गया 1.56, ये आ गया 1.53, और ये आ गया 0.16। सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, ये रही सेकंड वाली। अब सेकंड ऑप्शन में कौन था? सेकंड में कौन है? सिल्वर। ये सिल्वर है बेटा सेकंड, तो सिल्वर ऑप्शन कौन सा है? देखो सिल्वर तो थर्ड में दिया हुआ है, सी आंसर है। समझ गए क्या? चारों वैल्यू आ गई। चारों वैल्यू में बड़ी वैल्यू कौन सी है? देखो आप, बड़ी वैल्यू ये रही, ये वैल्यू बड़ी आ रही है। ये वाली वैल्यू है सेकंड के लिए। टेबल में सेकंड कौन है? टेबल में सेकंड है सिल्वर, टेबल में सेकंड है सिल्वर, तो ऑप्शन में सिल्वर कहां है? ऑप्शन में सिल्वर तीसरे ऑप्शन में, ये रहा देखो, तो ये आंसर है। समझ आ रहा है? एक क्वेश्चन कर दो फटाफट से। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? -NF ई नोट सेल, पढ़ा हुआ है। और डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -RT/ln(k), पढ़ा हुआ है। ये सब कुछ गिवन है आपको, ये कट जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांसफर हो रहे हैं, F 96,500। ई नोट सेल 2 दिया हुआ है आपको, R की वैल्यू 8 दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ आपको कितना? टेम्परेचर 300 गिवन है, और ln(k) निकालना है यहां से। 2 × 4 8, 2 × 2 4, ये 2 0 कैंसिल, तो ln(k) कितना आएगा? 965/6 कितना बन रहा है? 6 × 1 6, 160 आ जाएगा अप्रोक्स 160। टेक एक्सपोनेंशियल, e की पावर ln(k) इक्वल e की पावर 160, ये हट जाएगा, k आ जाएगा e की पावर 160।